हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मार्केट हुआ धड़ाम, इन्वेस्टर्स में मचा कोहराम। अब क्या करें हम? जी हां, इसी विषय पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज निफ्टी लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट के बीच में नीचे गिरा और सेंसेक्स लगभग 900 से 1000 पॉइंट के बीच में गिरा। दिन में सुबह तो ये 500 पॉइंट के नीचे निफ्टी था और 1500 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स 1500 पॉइंट से भी ज्यादा जो है सेंसेक्स गिरा था। तो मार्केट आज गिरा क्यों? और यदि मार्केट इसी तरह गिरता रहा तो ऐसे में क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमने सोचना चाहिए, उस चीज पे मैं आज चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा अगला पेड वीडियो 11 मार्च को आने वाला है और ऐसी स्थिति में, ऐसी नाजुक स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि मार्केट धराशायी हो रहा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण, टैरिफ के अनसर्टेनिटी के कारण, और दुनिया भर में जो मेटल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या एआई का जो मार पड़ रहा है सॉफ्टवेयर सेक्टर के ऊपर में, इस कारण से हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे की ही तरफ आ रहा है। तो इन सब बातों को मैं संबोधित करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं नया निवेश कहां कर रहा हूं मार्केट में। मेरा पेड वीडियो 11 मार्च को आने वाला है और यदि आप में से कोई ये देखने के लिए इच्छुक है तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं आज के विषय पे कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्यों गिरा। देखिए, अयतुल्ला खमेनी जो है, इनको तो पहले ही दिन युद्ध में मार गिराया गया और काफी सारे जो टॉप ब्रास थे आर्मी के और ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि वहां का आप समझ लीजिए कि आर्मी है मेन, उसके भी काफी टॉप ऑफिशियल्स को मार गिराया गया। तो जब ये मार गिराया गया तो उसके बाद में संभावना ये बन रही थी कि अब ईरान बहुत वीक हो गया है क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं है और हो सकता है कि ये वॉर लंबा ना चले। उसके बावजूद भी मार्केट जो है आज इसने नोज डाइव क्यों किया? हर तरफ, हर जगह, हर एक्सचेंजेस में हम देख रहे हैं कि इंडाइसेस जो है बहुत ज्यादा नीचे गए। इसका कारण दोस्तों ये है कि विगत कई दशकों में हमने देखा कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट अपने आप में दो अलग विश्व को जो है वो प्रतिबिंबित करता है। दो कैसे अलग विश्व? एक विश्व है लेबनान का, सीरिया का, लीबिया का, फिलिस्तीन का, जो हमेशा युद्ध में, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे और जहां पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हमने एक दूसरा विश्व देखा जहां पे कतार था, ओमान था, कुवैत था, अबू धाबी था, सऊदी अरेबिया था, जो प्रॉस्पर हो रहा था, जहां पे हम देख रहे थे कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तेल के रेवेन्यूज जो हैं उसके कारण वहां पर काफी ज्यादा, आप ये कह लीजिए कि खुशहाली खुशहाली थी, वहां कॉन्फ्लिक्ट कम था। अब ये ईरान पे जो अमेरिका और इजराइल ने बिना सोचे समझे आक्रमण किया, उस आक्रमण में हो क्या रहा है? ईरान ने ये ठान लिया कि भैया हमारी तो ऐसी तैसी हो रही है, पर ये जो अमेरिका के, आप ये कह लीजिए कि अलाइड हैं, इन अलाइड कंट्रीज को भी हम छोड़ेंगे नहीं। यदि हम बर्बाद हो रहे हैं तो हम इनकी प्रॉस्पेरिटी जो है उसको भी हम निशाने पे लेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि उसी तर्ज पे आपका ईरान जो है, इसने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया, इसने ओमान पे अटैक किया, इसने कतार पे अटैक किया, इसने कुवैत पे अटैक किया और इसने अबू धाबी और दुबई जैसे जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शहर हैं, ये जो काफी माने जाने शहर हैं, इनके ऊपर में भी अटैक किया। ये सारी कंट्रीज पिछले कुछ सालों से अपने आप को मार्केट कर रही थी कि हम सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के अलावा जो है हम एक डेस्टिनेशन है, हम इन्वेस्टर्स के लिए जो है एक सेफ हेवन है, हम ऐसा डेस्टिनेशन है उनके लिए जहां पे उनको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो आइए आइए आप लोग हमारी जगह पे रहिए, हमारे राष्ट्र में रहिए, आपको यहाँ पे कैपिटल गेन का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और खुशहाली से आप व्यतीत कर सकेंगे। अब जो ये खुशहाली सेंटर्स हैं या जो प्रॉस्पेरिटी के सेंटर्स हैं, ये ईरान के मिसाइल अटैक के, आप कह लीजिए कि क्षेत्र में आ गए हैं। दूसरी चीज, ये जो रीजन है ये ऑयल के बलबूते बहुत कुछ इन्वेस्ट करता था प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में।
यानी वर्ल्ड ओवर जो है वो कैपिटल एक्सपोर्ट करने का काम जो है ये गल्फ रीजन करता था, ठीक है। पर यदि इस गल्फ रीजन की ही इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाए, बैंड बज जाए, तो ये बाहर कहां जाके कैपिटल एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे कर पाएंगे। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुमान के हिसाब से जब तक $80 पर बैरल ऑयल आता नहीं है, सऊदी अरबिया डेफिसिट, क्योंकि वो अपने लोगों को फ्री खाना, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करना जो उसके बजट में है, उसके लिए उसको मिनिमम $80 पर बैरल का जो है वो। अब हम देख रहे हैं ऑयल उसी तरफ जा रहा है। हालांकि पिछले 10 साल का यदि आप ऑयल का एवरेज प्राइस निकालें तो ये $70 से नीचे ही रहा है। ब्रेंट जो है ये $70 से नीचे ही रहा है अगर आप एवरेज 10 साल का प्राइस निकालें तो। पर अब दिख रहा है कि ये धीरे 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 जो है ये $80 क्रॉस करेगा, और ये डर जो है, ये भय जो है, ये बहुत सारे राष्ट्रों को सता रहा है। देखिए ऑयल के जो कुएं हैं वो तो गल्फ में बहुत सारी जगहों पे छितराए हुए हैं, अलग अलग जगह है। तो ईरान इन कुओं को जो है वो टारगेट नहीं कर रहा है। बड़ी समझदारी के साथ ईरान क्या कर रहा है कि जो लॉजिस्टिकल हब है, जो रिफाइनरीज हैं या जो एक्सपोर्ट सेंटर हैं, उनको जो है वो अपने निशाने पे ले रहा है, सऊदी अरबिया में और दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां पे। तो सऊदी अरबिया के अंदर में अल रास करके बहुत बड़ा एक ये कह लीजिए कि रिफाइनरिंग सेंटर है, उसके ऊपर में अटैक हुआ। अब एक करके एक और बड़ा सेंटर है, एक्सपोर्ट सेंटर, वहां पे अटैक हुआ। तो यदि रिफाइनरीज और आपके टर्मिनल्स पे हमला होगा जहां पे आप ऑयल को ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल को रखते हैं, तो फिर मुश्किल है। तो वही चीज हो रही है, उस चीज का भय सता रहा है। हालांकि आईए की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर से हर दिन 2 मिलियन बैरल पर डे की एक्सेस कैपेसिटी वर्ल्ड में बनी हुई है ऑयल की। तो ईरान आज की डेट में 4.5 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, उसमें से 1 से 1.5 मिलियन बैरल उसका अपना कंजम्पशन है और बाकी वो एक्सपोर्ट करता है। तो यदि ईरान की फैसिलिटीज को बम करके यदि रोक भी दिया गया तो ऐसा माना जा रहा था कि स्पेयर कैपेसिटी जो है वो लगभग 2 से 3 मिलियन बैरल पर डे की गल्फ के अलग अलग कंट्रीज में है, और वो ये जो ईरान की कैपेसिटीज कम होंगी उसको इजीली रिप्लेस कर देगा गल्फ के दूसरे नेशन जहां पे एक्सेस कैपेसिटी है। पर जब गल्फ के ये दूसरे नेशन ही अटैक के अंडर में आ जाएंगे, मिसाइल अटैक्स के अंडर में आ जाएंगे, तो फिर कहां से स्पेयर कैपेसिटी बचेगी। एक दूसरी रिपोर्ट बोलती है, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि जो ओईसीडी कंट्रीज है, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज भी जानते हैं के नाम से जानते हैं, उन कंट्रीज के अंदर में क्रूड का जो रिजर्व है वो है 1.2 बिलियन बैरल। अब मोटा मोटी हर दिन जो है वो 100 मिलियन बैरल कंज्यूम होता है वर्ल्ड में। 1.2 बिलियन बैरल मतलब 1200 मिलियन बैरल, यानी 12 दिन का जो कैपेसिटी है वर्ल्ड के कंजम्पशन का, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है इनके पास में कैपेसिटी है। और यदि हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें तो डेवलप्ड वर्ल्ड का लगभग आप समझ लीजिए 30 मिलियन बैरल, 30 से 35 मिलियन बैरल ये कंज्यूम करते हैं। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि इनके 40 दिन की जो है कंजम्पशन की स्पेयर कैपेसिटी इनके पास में स्ट्रैटेजिक रिजर्व में है। तो इनके लिए तो खतरा नहीं है। खतरा किसके लिए, यदि ये वॉर लंबा छिड़ जाता है तो खतरा है ये भारत जैसे देश के लिए। भारत जैसे देश के लिए खतरा क्यों है, क्योंकि देखिए जो ईरान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो है हॉर्मुज की खाड़ी पे उसका पूरा कंट्रोल। हॉर्मुज की खाड़ी से जो है वो 20% ग्लोबल ऑयल जो है वो गुजरता है, और इराक से आने वाला, कुवैत से आने वाला पूरा ऑयल जो इंडिया को जाता है, जापान को जाता है, ये हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरता है। इंडिया आज की डेट में रशिया के बाद यदि किसी और राष्ट्र से सबसे ज्यादा तेल ले रहा है तो वो है इराक। तो यदि इराक से आने वाला तेल जो है वो भारत तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी जो है उस पे उससे कोई भी जो है शिपिंग लाइन जो है, जो शिपिंग शिप्स है, वो तेल ले जाने के लिए तैयार ना हो, इंश्योरेंस एजेंट उस शिप का इंश्योरेंस करने के लिए तैयार ना हो, तो हमको मालूम है आने वाले दिन जो है बड़ी ही समस्या भारत के लिए खड़ी हो सकती है।
अब भारत ने कितना स्ट्रैटेजिक रिजर्व में तेल रखा है, कितने दिनों का जो है हमारा तेल है स्ट्रैटेजिक रिजर्व में, ये हमको पता करना होगा। इसकी कोई ठोस रिपोर्ट जो है वो मुझे मेरे रिसर्च में मिली नहीं, जो भी मिली वो ठोस नहीं थी, इसलिए मैं आपके सामने वो रख नहीं पा रहा हूं। तो माना ये जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि जो कियोस फैल रहा है, जो अमेरिका के सपोर्टिव गल्फ नेशंस हैं जहां अभी तक प्रॉस्पेरिटी रही है, जो कैपिटल भी एक्सपोर्ट करते हैं और ऑयल के भी बहुत बड़े सेंटर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया या कुवैत हो गया, ये आ गए हैं अब ईरान के मिसाइल अटैक के अंडर में। और माना ये जा रहा है कि कहीं ये वॉर जो है वो लंबा ना खिंच जाए। यदि वॉर लंबा खिंच जाता है तो भारत जैसे राष्ट्र के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि 85% हम अपने ऑयल का जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट करके मंगाते हैं, और अमेरिका की तरफ से हमें प्रेशर है कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, और रशिया के बाद जो सबसे बड़ा सेकंड एक्सपोर्टर है इंडिया को, यानी कि इराक, अब इराक भी जो है वहां से भी तेल भारत को आ नहीं पा रहा है क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी बंद है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि क्यों आज जो है इंडियन मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरा, क्योंकि मार्केट ये सोच रहा है कि भैया ये वॉर जो है ये लंबा खींचेगा, ये वॉर जो है ये जल्दी बंद नहीं होने वाला। अब सवाल ये उठता है कि वॉर जल्दी मान लीजिए बंद नहीं होता, जो कि हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में वॉर में घुसना तो बहुत आसान है, वॉर शुरू करना तो बहुत आसान है, पर वॉर का द एंड करना बड़ा मुश्किल है। और ये हम देख चुके हैं अमेरिका का क्या एक्सपीरियंस रहा है 2001 में अफगानिस्तान में, 2003 में इराक में, 2011 में लीबिया में। हर जगह अमेरिका ने वॉर शुरू किया तो वॉर को ठीक से वो एंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो डर ये लग रहा है कि फिर कहीं ईरान के ऊपर में ये वॉर शुरू करके फिर से कहीं कियोस की कंडीशन जो है वो पैदा ना हो जाए। अब सवाल ये है कि यदि कियोस होता है, वॉर लंबा खिंचता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो इसमें हम अपने वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, आज जो शेयर मार्केट ने एक आपको रिफ्लेक्शन दिया है, आज का जो मार्केट का मूवमेंट है वो एक बहुत बड़ा लेसन है, आगे के लिए भी उसको नोट करके रख लीजिए। आज आप देखेंगे तो हिंडाल्को, नाल्को, हिंद कॉपर, इस टाइप के जो मेटल स्टॉक्स हैं ये नहीं गिरे, ये ग्रीन में थे। मेटल ईटीएफ जो है वो भी ग्रीन में था, पूरा मार्केट टूट गया, पर मेटल जो है वो हम देख रहे हैं कि ग्रीन ही ग्रीन में है। और यदि आप मेरे पिछले 2-4 महीनों से वीडियो देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैं कंसिस्टेंटली मेटल्स के ऊपर में फोकस कर रहा हूं। मेरे सारे पेड वीडियोस में मैंने मेटल स्टॉक्स के नाम लिए हैं कि मैं इनको हेवीली बाइंग कर रहा हूं, और आज ये थीसिस जो है पूरी तरीके से सही प्रूव हो रहा है। जब पूरा मार्केट गिर रहा है उस टाइम में मेटल स्टॉक्स जो है इंटैक्ट है, खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सिल्वर देखिए, मई 2025 से मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भारी मात्रा में सिल्वर परचेज कर रहा हूं, और सिल्वर पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। आज सिल्वर 9% ऊपर है। मैं एक स्टॉक जो आपके साथ में 11 मार्च को डिस्कस करने वाला था, कई स्टॉक्स करने वाला हूं, उसमें से एक जो करने वाला था वो थीसिस आज विफल हो गई। वो इंटरनेशनल मार्केट में है जो स्टॉक मैंने खरीदा था, इसलिए मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। स्टॉक का नाम है हैलिबर्टन। हैलिबर्टन जो है वो ऑयल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और हैलिबर्टन मैंने भारी मात्रा में खरीद के पहले से ही रखा था। जैसे ही वेनेजुएला पे इन्होंने अटैक किया था उसके बाद ही मैंने हैलिबर्टन परचेज किया। आज हैलिबर्टन के भी स्टॉक सुबह जो है 9% अप थे। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि ऑयल हो गया, मेटल्स हो गया, जो मेरी थीसिस पिछले 3-4 महीनों से मैं कंसिस्टेंटली वीडियो के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, वो थीसिस प्रूव हो रही है। अगर आप देखें, आपने 28 दिसंबर का पेड वीडियो यदि सब्सक्राइब किया होगा तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, परंतु एक बात जिस पे मैंने बहुत फोकस किया था वो मैंने आपको ये बताया था कि 2026 जो है ये मेटल का साल रहने वाला है। ये साल जो है दिस ईयर विल बिलोंग टू मेटल्स। और आप कंसिस्टेंटली देखिए, 28 दिसंबर का पेड वीडियो, जनवरी का पेड वीडियो आपको कहने का अर्थ ये है कि अगर ये वॉर लंबा खिंचता है, वॉर यदि लंबा खिंचता है तो मेटल्स जो है ये मेटल्स जम के चलेंगे। आप 2001 याद कीजिए, 2003 याद कीजिए, 2011 याद कीजिए,
मेटल्स के मार्केट में आग लग गई थी, ऑयल के मार्केट में आग लग गई थी, जम के ये सारे भागे थे। हमको हमेशा हिस्ट्री से लेसन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। दोस्तों, जब 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था, तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 90% थी। जब इराक पे 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने फिर अटैक किया, यूएसए ने अटैक किया, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अप्रूवल रेटिंग 70% थी। परंतु यूगोव करके YOUGOV ये इंस्टीट्यूशन ने थोड़े दिनों पहले एक सर्वे कराया था अमेरिका के अंदर में, डोनाल्ड ट्रंप की जो है यदि वो ईरान पे हमला करते हैं तो उनकी अप्रूवल रेटिंग क्या रहेगी। और आपको जान के आश्चर्य है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग मात्र 27% है। तो जब कभी भी अमेरिका के अंदर में प्रेसिडेंट के साख गिरती है, जैसे याद कीजिए 2007-8 में सब प्राइम आने के बाद में बुश साहब की साख गिर रही थी, उस टाइम में कौन से स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म किए थे और कौन से स्टॉक्स पिटे थे। यदि आप ध्यान देंगे तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स पिटे थे, हालांकि उनका सब प्राइम से ज्यादा रिलेशन था, पर वहीं जो ऊपर उभरे थे वो थे BHP बिल्टन, रियो टिंटो, एक्सॉन मोबाइल, शेवरॉन, टेक्साको। ऑयल और मेटल के जो स्टॉक्स थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो दोस्तों, जो आप बार बार बोलते हो कि भाई आप जो है पेड वीडियो में ही अपनी सारी चीजें बताते हो, आज मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट अपनी तरफ से दे दिया कि मैं कहां परचेज कर रहा हूं, कहां बाइंग कर रहा हूं। दोस्तों, आगे मैं और विस्तृत स्ट्रैटेजी अपने पेड वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कृपया करके आगे सेंड कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।